नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा की इस खास पेशकश में। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जिसकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन अब वो सामने आता हुआ दिख रहा है और बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ज़्यादा चर्चा की डिमांड करता है। आज एक काम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। कई मामलों की जो सुनवाई चल रही थी संविधान पीठ के सामने, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई। यूट्यूब पे लाइव उसका प्रसारण किया गया और आप अपने घर से बैठ के उसको देख सकते थे कि कोर्ट की कार्रवाई कैसे चलती है, क्या बातचीत होती है। पूरा लाइव था और उसमें आप सभी लोग देख सकते थे कि केस में किस तरीके से जिरह होती है, किस तरीके से पॉइंट्स रखे जाते हैं। 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने इस बात की तस्दीक की थी कि ऐसा होना चाहिए और अब वो शुरू हुआ। तो ये एक बड़े कदम के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए बहुत दिनों से मांग चल रही थी। इसके कुछ दिन पहले एक और बहुत विशेष बात रखी गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि जो तारीख पे तारीख बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इसको रोकना चाहिए और केसेस को एडजर्न करने की जो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, इसको कम करनी चाहिए, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कोर्ट्स में। और अगर हर तारीख दे दी जाएगी, हर केस को एडजर्न कर दिया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा या वकीलों के डेट मांगने पर उसको मुलतवी कर दिया जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। इसको रोकने की ज़रूरत है, इसको रोका जाना चाहिए। उससे कुछ दिन पहले साफ तौर पे चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा भी जा चुका था कि जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं या ऐसे केस हैं जहाँ पे आपको लगता है कि तत्काल कार्रवाई हो सकती है, उसको रोकना चाहिए। उस पर बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है और अगर गैर ज़रूरी तरीके से एडजर्न करने की बात की जा रही तो उसको तुरंत वहीं पे खारिज करना चाहिए। अब ये जो 2-3 चीज़ें हुई हैं पूरी न्यायिक सुधार की प्रक्रिया की दिशा में इंटेंट के तौर पे, इसके पीछे का एक बड़ा संदर्भ है, उसको समझना चाहिए। हमारी पूरे जुडिशियल सिस्टम पे कितना बोझ है, कितनी मुश्किलें हैं, वो जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको लगेगा कि ये एक रूटीन स्टेटमेंट है। लेकिन हम आपको आंकड़ों और डेटा के ज़रिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्या स्थिति है कोर्ट्स की केसेस को लेकर के। आपके सामने जो ग्राफिक है उसमें सुप्रीम कोर्ट में 71,411 केसेस पेंडिंग हैं, लंबित हैं, और ये एकदम ताज़ा आंकड़ा है 2 अगस्त 2022 तक का। हाई कोर्ट्स के सामने 59,55,000 केस पेंडिंग हैं और जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स हैं तमाम, उसमें 4,13,00,000 केसेस। अब आप कल्पना करिए, सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में केसेस पेंडिंग हैं जिनमें सुनवाई होती है, डेट्स मिलती हैं और सालों साल, दशकों तक ये केसेस चलते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जल्दी निपटारा हो और इन सब चीज़ों को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के केसेस के थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं। जो कुल केसेस हैं 71,411, उसमें से 56,365 केसेस सिविल के हैं, सिविल केसेस इतने हैं, और 15,000 से ज़्यादा केस क्रिमिनल हैं, आपराधिक मामले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की अकेले संख्या बता रहा हूँ। आप सोचिए 71,000 केसेस का निपटारा करने में कितना वक्त लगेगा। इसके बाद आइए देखते हैं हाई कोर्ट की स्थिति क्या है। हाई कोर्ट में किस तरीके से केसेस की संख्या है और कितने ज़्यादा वहाँ पे मुश्किलें हैं। हमने बताया कि आपको 59,55,000 केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। इसमें नंबर्स में अगर आप देखें तो सालों के हिसाब से 10 साल से ज़्यादा जो केसेस पेंडिंग है उनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा है। माफ़ कीजिएगा, 42 लाख 43 लाख के आसपास करीब है, और आपराधिक मामले भी 16-17 लाख हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे केसेस लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, तमाम कोर्ट्स में पेंडिंग है। इसलिए जो 3 संदर्भ ऊपर हमने बातचीत की कि जल्दी निपटारा हो, तारीख पे तारीख ना मिले, ये होना चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे ठीक होगा और जो ये बात सामने रखी गई है उसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस AN वर्मा साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ ही संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता जी और अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ कानूनी पत्रकार जो मीडिया में लिखते हैं, अशोक बगड़िया जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, जो एक संदर्भ के साथ शुरू हुई और हमने सोचा इसी बहाने इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। जस्टिस वर्मा, जो बात अभी हम लोगों ने ग्राफिक के जरिए देखी और जो बात चीफ जस्टिस की तरफ से कही गई है कि बहुत ज़्यादा तारीख पे तारीख देने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, क्या वजह आपको लगती है कि क्यों इतना ज़्यादा ये बात उनको कहनी पड़ी और इतने ज़्यादा केसेस अब भी पेंडिंग पड़े रहते हैं? देखिए भाई, अभी आपने
पूरा डाटा दिया है कि वेरियस कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग हैं। प्रैक्टिकली एवरी कोर्ट, राइट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट टू अप टू सुप्रीम कोर्ट, पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि कुछ कहने की बात नहीं। और ये बरस से पेंडेंसी चली आ रही है। इसके निस्तारण की कोई वजह नहीं मालूम हो रही है कि क्यों इस तरीके से पेंडेंसी चलती चली आ रही है। कारण बहुत हैं, लेकिन इसका समाधान भी होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ऑब्ज़र्व किया है कि 9 तारीख पे तारीख, मीनिंग देयर बाई कि अब एडजर्नमेंट जो है वो नहीं मिलेगा। ये ओकेजन यूँ अराइज़ हुआ कि एक मुकदमे में एक सीनियर एडवोकेट इंगेज था, लेकिन वो कहीं और बिज़ी होने के नाते उन्होंने अपने जूनियर से कहा कि साहब इसको बढ़वा लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, एब्सोल्युटली नथिंग डूइंग, नो तारीख विल बी गिवन, और अगर सीनियर नहीं है तो आप खुद बहस कीजिए। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि होता ये है कि सीनियर एडवोकेट्स इंगेज होते हैं पर्टिकुलर केस में, और उसके बाद जब वो मुकदमा पुकारा जाता है वहाँ न प्रेजेंट होके दूसरे मुकदमे में चले जाते हैं, और वहाँ वो कहते हैं कि साहब इसकी तारीख बढ़ा दीजिए और किसी फर्दर डेट पे लगा दीजिए। तो इसकी वजह से ये होता है कि डेट बढ़ जाती है और मुकदमा अगली डेट पे चला जाता है। कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि हम तो साहब रात में इसको तैयार करके पढ़ करके आते हैं, और उसके बाद सुबह आप रिक्वेस्ट करते हैं और ये मुकदमा बढ़ जाता है। ये प्रैक्टिस बहुत गलत है। गलत इस सेंस में भी कि अगर आप देखिए इस तरीके के एडजर्नमेंट होते रहेंगे तो जो लिटिगेंट है उसका मनोबल गिर जाता है। वो बड़ी होप के साथ कोर्ट में आता है कि उसकी जो ग्रीवांसेस हैं उसका रिड्रेसल होगा, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब भी वो पहुँचता है तो इस वजह किसी न किसी वजह से मुकदमा बढ़ जाता है। ये बहुत ख़राब प्रैक्टिस है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑब्ज़र्व किया है और ये एक मैसेज कन्वे करता है हर कोर्ट के ऊपर, राइट फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट टू अप टू हाई कोर्ट, कि फर्दर एडजर्नमेंट फ्रिवलेस ग्राउंड्स पे नहीं होगा। अब देखिए जेन्युइन कॉज जहाँ हुआ, कोई बीमार पड़ गया, कोई काउंसिल की तबीयत नहीं ठीक है, तो मान लीजिए एक आध दफ़े हो गया, लेकिन आप मुकदमे पे हर तारीख पे लेते ही चले जाते हैं, तो दिस प्रैक्टिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, और दिस हैज़ सीरियस बीन डेप्रिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लीजिए लैंडलॉर्ड टेनेंट के मैटर्स हैं, उनमें होता क्या है कि लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन दी फॉर रिजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट ऑन द ग्राउंड कि साहब हमको ये मकान पर्सनली हमको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब हम रिटायर हो चुके हैं, हमारे पास दूसरा कोई मकान नहीं रहने के लिए, वो ये टेनेंट इतने दिन से रह रहा है, ये कहीं और रह सकता है। अब साहब वो मुकदमा ट्रायल कोर्ट से ले कर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहता है, और उस अब जो जिसने इजेक्टमेंट की एप्लीकेशन दी है वो नहीं डिस्पोज ऑफ होती है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि एडजर्नमेंट। और होता ये है कि जैसे मान लीजिए टेनेंट को एक इंटरिम ऑर्डर मिल गया, तो वो उसको खींचता रहता, और एप्लीकेशन शुरुआत से मालूम हुआ उसको डिसाइड होने में फाइनली 15 साल लग गया, 18 साल लग गए। बाय द टाइम होता कभी कभी ये भी है कि लैंडलॉर्ड तो चला गया और मुकदमा उसके फेवर में उसकी ज़िंदगी में नहीं डिसाइड हुआ। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सब चीज़, और दूसरी चीज़ देखिए, फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि बहुत से जैसे अंडर ट्रायल्स हैं जो किसी कन्विक्शन में जेल में पड़े हुए हैं और उनका ट्रायल नहीं चल पा रहा है, अब 10 बरस बीत गए
उसको बेल भी नहीं मिली और मुकदमा भी आगे नहीं चल रहा है। और साहब अल्टीमेटली जब 15 बरस बाद मुकदमा जब डिसाइड हुआ और मान लीजिए कि वो उसका कन्विक्शन सेट असाइड हुआ, तो आप इमेजिन कीजिए जो 15-20 साल वो जो जेल में लैंग्वेज किया है, तो वो उसको कौन भरपाई करेगा? करेक्ट। जैसा भी एक चीज और है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस केस में उसको रखा गया है, हो सकता है उसकी सज़ा उतनी ना हो जितने साल से बेचारा बंद है या उसकी जमानत नहीं हुई है। अब बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे बेल मिल जाना चाहिए, वो बेल मिलती नहीं है, हाई कोर्ट को फटकार लगाई जाती है, भाई आप अब सुन क्यों नहीं रहे? अभी ताज़ा केस महाराष्ट्र का ही चल रहा है। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ जैसा आपसे, चूँकि आपने लंबे समय तक काम किया है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म आप लोगों के सामने नहीं, जैसे आपको तो दिख रहा है सामने कि ये वकील बाबू जो है ज़बरदस्ती केस को खींच रहे हैं या इस केस को अब इतना ज़्यादा ड्रैग नहीं होना चाहिए, तो कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं होता है क्या जिससे इस बात को ट्रैक किया जा सके? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस में ऑब्जर्व किया है कि इस वक्त जो ज़रूरत है स्पीडी ट्रायल एक्ट की ज़रूरत है, जिसमें जो डिले होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए अपॉन द पार्टीज हु हैव कॉज्ड द डिले इन डिस्पोजिंग द केसेस। तो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बराबर ऑब्जर्व कर रहा है और कोशिश हमेशा होती, जजेस की भी कोशिश यही होती है कि साहब जल्दी से जल्दी मुकदमे का फैसला हो और जो भी होना हो वो कम से कम मुवक्किल को उतना रिलीफ मिलना चाहिए जी। लेकिन देर आर सर्कमस्टांसेस कि जहाँ पे अब मान लीजिए कहीं स्ट्राइक हो गई, अब मुकदमा सब तैयार है, वकील भी तैयार है, सब कुछ तैयार हो, मालूम हाँ स्ट्राइक हो गई। अब स्ट्राइक हो गई, कई दिनों तक स्ट्राइक चलती रहती है। फिर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ये लीजिए कि किसी के फेवर में इंटरिम ऑर्डर है, मान लीजिए टेनेंट के ही फेवर में इंटरिम ऑर्डर है, अब वो उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए रिपीटेड एडजर्नमेंट्स लेता जाता है। जैसा मेरा इसमें सवाल मेरा इसमें जब बने, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा तो इसको पूछूंगा कि ये सब चीज़ें हमको दिखती हैं, मतलब आप लोग हम लोगों से ज़्यादा कानून को समझते हैं, जब इतना ऑब्वियस दिख रहा है कि इसको ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, डेट्स पे डेट्स ली जा रही हैं और दी भी जा रही हैं, ऐसा नहीं खाली वकील बाबू ले रहे हैं, जज साहब दे भी रहे हैं डेट पे डेट, तो इसको क्यों नहीं रोका जाता? सर मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, वजह फरमाते हैं। जी मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। डॉक्टर मुस्तफ़ा, ये जो पूरी परिस्थिति बनी है जिसपे ये स्टेटमेंट देना पड़ा, जिसपे हम इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत विचित्र स्थिति है, जैसे जज साहब कह रहे थे कि एक्सेप्शनल केस में हो सकता है कोई बीमार हो गया, कहीं स्ट्राइक हो गई या कोई ज़रूरी चीज़ हो, लेकिन ये तो रूटीन है, सिस्टम है ये कि डेट्स पे डेट चलती रहें। क्या आपकी रीडिंग क्या कहती है? इसकी असली वजह क्या है कि वकील साहब 10 जगह बिजी रहते हैं, ये है, या कोर्ट्स के अंदर का कामकाज ही ऐसा हो गया कि अब इसके बिना काम ही नहीं चल रहा है? चिराग, आप मुबारकबाद के पात्र हैं कि आप इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चर्चा वन साइडेड हो रही है। मैं क्योंकि अध्यापक हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि जितना ये अहम है कि जस्टिस हमारा स्पीडी हो, और जज साहब ने कहा कि उसके लिए कोई कानून भी बनाना हो तो बनाया जाए, तो जैसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसी तरह नीरज जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो जल्दी फैसला कर देना, क्योंकि हमको ये जो इतनी बड़ी संख्या है उस संख्या को कम करना है, ये भी अपने आप में न्याय नहीं होगा, बड़ा न्याय के साथ ज्यादती होगी। देखिए सबसे अहम जो अब तक मुद्दा इसमें नहीं आया डिस्कशन में, आपने सब फैक्ट एंड फिगर भी दिए, वो फैक्ट नहीं बताया। भारत में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जजेस हैं। अगर आप कनाडा में देखेंगे तो तकरीबन 110 हैं 10 लाख लोगों पे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो तकरीबन 100 हैं, और जगह देखेंगे तो 90 और 95 हैं। तो हमारे यहाँ आप सोचिए कि जजेस की संख्या ही बहुत कम है। देश में जज पॉपुलेशन रेशियो बहुत खराब है, तो बहुत ज्यादा जजेस के अपॉइंटमेंट की जरूरत है। लॉ कमीशन इस सिलसिले में कई बार कह चुका है
आज हमारी जितनी संख्या है उस संख्या में भी हम वैकेंसीज हैं। आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की दिखा रहे हैं कि 34 में 3 वैकेंसी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर अपनी वैकेंसीज भरते रहे हैं, ये 3 भी भर जाएंगी। कल ही फैसला हुआ है कि जो बॉम्बे के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता, उनका सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होगा। रियल मुद्दा यह है कि जो आपकी नीचे की अदालतों में वैकेंसीज हैं, अब आप दिखा रहे हैं कि 24,000 में से 5,000 वैकेंसी, यानी ऑलमोस्ट 20% वैकेंसीज हैं। जहां होना यह चाहिए था कि ये 24,000 के बजाय संख्या 1,25,000 होनी चाहिए। वहां आप 24,631 में से 5,342 लोग हैं। इसका कोई जस्टिफिकेशन किसी सरकार के पास नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं है। टाइम पर परीक्षा नहीं होती जुडिशियल सर्विसेज की, टाइम पर इंटरव्यू नहीं होते, लिटिगेशन होता है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी वजह ये है। जी, दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ ये भी समझने की जरूरत है, नीरज, ये अभी डिस्कशन में बात नहीं आई, मैं क्योंकि संविधान पढ़ाता हूं तो मेरा ये दायित्व है कि मैं देशवासियों को बताऊं, जो प्रोसीजरल लॉज हैं हमारे और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं, वो भी बहुत जरूरी है। हमने देख लिया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमने जो प्रोसीजर है उसको वेव कर दिया, ज्यादातर उस पर ध्यान नहीं दिया, उससे बड़ी आर्बिट्रेरीनेस हुई है। प्रोसीजर जो है वो सेफ्टी वॉल्व है, उसको बहुत जरूरी है। अब लॉयर्स में आपस में ये कहा जाता है कि जब जज को ब्रदर कहे, वो ब्रदर मीन नहीं करता, लेकिन लॉयर्स में जब वो ब्रदर कहते हैं वो ब्रदर मीन करते हैं। तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप एडजर्नमेंट मांगेंगे, मैं अपोज नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे केस में इधर वाला वकील एडजर्नमेंट मांग रहा होगा और उधर वाला अपोज नहीं करेगा। जी, बहुत एक्सेसिव एडजर्नमेंट बुरी चीज है, लेकिन एडजर्नमेंट अक्सर देने में जजेस अब बहुत हेसिटेट करते हैं। ये वजह ये नहीं है, वजह ये आपने अभी देख लिया सुप्रीम कोर्ट में कि सिविल मैटर्स जो हैं उनकी तादाद 53,000 है। सिविल केसेस को या हाई कोर्ट्स में सेकंड अपील्स को सुनने में जजेस का उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मैटर्स डिस्पोज ऑफ करने में है। मैं समझता हूं कि इसकी वजह से हमारी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ देश में जैसे पहले कहा जाता था कि भारत एक कर्तव्य प्रधान देश है और लोग यहाँ अपने अधिकार नहीं मांगते, और हमारी परंपरा और सभ्यता ये है कि द ओनली राइट यू हैव इज द राइट टू डू योर ड्यूटी। उसमें बदलाव आ रहा है, देश में राइट्स कॉन्शियसनेस आ रही है, लोग अदालतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जजेस की तादाद बढ़े जी, और हमारे यहाँ ये जो ओरल बहस की बहुत रिवायत है उसमें कुछ कमी आए। ज्यादातर मैटर्स में रिटन सबमिशंस के बेसिस पर प्रोसीजर। डॉक्टर मुस्तफा, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, इसलिए हमने वो ग्राफिकली भी दिखाया कि जजेस की संख्या कितनी कम है लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट तक। ये इसमें तो कोई शक नहीं, तो बिल्कुल एकदम फैक्ट है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद इसी को एक शील्ड भी बना लिया जाता है, साहब जज ही नहीं है, फैसले कहाँ से होंगे। मैं इस बात को मानते हुए भी अपने वकील भाइयों के पास ये सवाल लेके जाना चाहता हूँ, विराग जी आपके पास, सुनील जी उसके बाद आपके पास, कि माना ठीक है जजेस की संख्या कम है, इसमें कोई शक नहीं है, दिखते भी हैं हम लोगों को, लेकिन जो बहुत सारे केसेस हम लोगों को दिखते हैं, देश में दिखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि वो केस ड्रैग होते हैं। जो बात मुस्तफा जी ने सेकंड वाली कही, मैं उसको बहुत गंभीर मान रहा हूं कि प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, कोई सबमिशन ही नहीं, बहस के बहस चले जा रही है, उस बहस का कोई मतलब भी नहीं हो रहा शायद, तो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली जाती है जिनका कोई मतलब नहीं, अगली सुनवाई इनको खारिज किया जाए, वेरी फर्स्ट तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो दो बात जस्टिस साहब ने कहा है कि ये वकील बाबू लोग जो है 2-3 जगह केस लड़ते रहते हैं और डिले कराते रहते हैं केस। विराग सर पहले आपका और फिर अश्विनी जी आपका, फिर अंत में हम अशोक जी के पास जाएंगे कि वो कोर्ट में क्या देखते हैं। बताइए विराग सर। नीरज जी, ये आपने जो समस्या बताई है, समस्या सारे लोग जानते हैं और समाधान इतना सरल नहीं है और बहुत सरल भी है। अब जैसा मुस्तफ़ा साहब बता रहे थे, उनकी बहुत सारी बातें सही हैं, लेकिन जजों की संख्या को ही अगर हम आधार माने
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 5000 वैकेंसीज अभी हैं। तो हमको संख्या बढ़ा, और 5000 वैकेंसीज क्यों हैं? क्योंकि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अदालतों में बैठने के लिए कमरे ही नहीं हैं, उनके लिए स्टेनो नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। तो हम मैं समझता हूँ कि उस चर्चा से आगे बढ़ कर के देखें। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने, जस्टिस ललित ने कुछ प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें करी हैं जिनको कि अगर सारे जजेस अडॉप्ट कर लें तो देश में बेवजह की मुकदमेबाजी 1 साल के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर कम हो जाएगी। जैसे कि कल मैं एक मेंशनिंग में देख रहा था, ट्रांसफ़र पिटीशन आई और उन्होंने पूछा और उसी समय उन्होंने ऑर्डर पास करके उसको ख़त्म कर दिया उसी समय। लेकिन उन्हीं चीज़ों को हम लंबा करते हैं। जो प्रोसीजर्स की बात आती है तो मैं इसमें 5-6 चीज़ें बताता हूं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे पुलिस बेवजह की लंबी चौड़ी चार्जशीट फाइल करती है जिसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये तारीख पे तारीख का मामला नहीं है, ये औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था का मामला है जहां पर कलेक्टिवली सारे लोग जिम्मेदार हैं। वकील जिम्मेदार हैं, जज जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है और बेवजह मुकदमेबाजी करने वाली जनता जिम्मेदार है। 5 बड़ी चीज़ें हो जाएं जो कानून के दायरे में हो सकती हैं तो शायद स्थिति सुधर जाए। पहला, बेवजह की मुकदमेबाजी करने वालों के ऊपर कानून के दायरे के तहत सख्त जुर्माना लगाना चाहिए। जो भी लोग बेवजह की मुकदमेबाजी करें, जजों को पता है कि बेवजह की मुकदमेबाजी क्या, सिर्फ डिसमिस करने से काम नहीं चलेगा, कानून के तहत जुर्माना लगाना चाहिए। दूसरा, जेलों में बंद कैदी जो न्यायिक हिरासत में हैं उसके लिए मजिस्ट्रेट और जज जिम्मेदार हैं, लेकिन वो लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। सैटरडे संडे जाकर के ड्यूटी करें कि कौन व्यक्ति किस वजह से बंद है और उसके छुड़ाने के लिए कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तीसरा, जमानत वो सिर्फ उन मसलों पर देते हैं जिसमें उनके इंटरेस्ट नहीं रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सरासर उल्लंघन करते हैं। गरीब लोगों को जेल और अमीर लोगों को बेल। ये एक बहुत गलत चीज हो गई है जिसको कि ठीक करने की जरूरत है। और चौथा, जो एक अपील का सिस्टम है, बेवजह अपील फायदा करना, ये अपील का सिस्टम भी ये बहुत सारी चीज़ों में जो बड़े वकील कर सकते हैं उन चीज़ों को करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जुडिशियल रिफॉर्म्स में 3 चीज़ें, बेवजह के कानून ख़त्म करना, बेवजह के प्रोसीजर ख़त्म करना और जुडिशरी में भाई भतीजावाद ख़त्म करना। जब कोई नेता ऊपर से टिकट लेकर आता है वो जनता के लिए जवाबदेह नहीं होता है। इसी तरीके से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बने, मेरिट पर अपॉइंटमेंट हो और ये जो आपस की सेटिंग वाली जो वकालत है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। मुझे नहीं लगता है कि देश में ज़्यादा जजों की ज़रूरत है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस मेट्रिकुलस तरीके से चीज़ों को डिस्पोज कर रहे हैं, अगर निचली अदालतों में उसी तरीके से चीज़ें होने लगें तो देश जो मुकदमा प्रधान देश हो गया है उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। दुबे साहब बताइए, आप लोग बड़ी मतलब तेज़ी से डेट्स वगैरह लेते रहते हैं, है ना, जैसे जज साहब कह रहे हैं, लेकिन विराग जी कह रहे हैं कि जज साहब भी तो वैसे ही काम करते हैं, अमीरों को बेल, गरीबों को जेल। देखिए, मेरा सवाल यह है कि क्या ये एक सिस्टम बन गया है और ये सब तमाम कमियां गिनाते हैं हम लोग कि जनता से लेके सरकार, जज, यूपीएससी, ये सब जिम्मेदार हैं। इसका मतलब कोई जिम्मेदार नहीं है। बक्स कहीं भी तो रुकेगी ना कि भैया इसको कहाँ से किस सिरे से हम पकड़ के ठीक करें। हर चीज़ अगर हम कमियां गिना देंगे और सब विक्टिम हो जाएंगे तो समस्या कैसे सुलझेगी, बताइए। मैं वाजपेयी साहब इसको एक और स्टेप आगे आने की बात करता हूँ। ये बजाय कि हम सिक्के के दोनों पहलुओं पर दोषारोपण करें कि जूरी जिम्मेदार है या प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है, केसेस के क्राइटेरियाज और पैरामीटर्स पहले डिसाइड हो कि कौन से मैटर्स फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने जल्दी तरीके से डिस्पोजल हो सकता है। जैसे समरी सूट्स हैं, समरी प्रोसीजर्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने वाले मैटर्स हैं, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुकदमे हो या और भी जो छोटे मोटे कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो। दूसरा, सिर्फ जजेस की संख्या बढ़ाने से या लॉयर्स के एडजमेंट नहीं लेने से ही केस का निस्तारण नहीं होगा। तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की उसमें भूमिका होती है किसी भी केस को सिद्ध करने के लिए। जो एजेंसीज होती हैं, चाहे वो फॉरेंसिक एजेंसीज हो, चाहे वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करके या उसके जो किसी
क्रिमिनल मैटर है उसमें जांच करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के तमाम उन एविडेंसेस को अदालत के सामने लाने की प्रक्रिया हो, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत हो, जजेस को बढ़ाने के साथ साथ पैरालीगल वॉलेंटियर्स को, पैरालीगल स्टाफ को बढ़ाने की जरूरत, और ग्राम न्यायालय जैसी जो चीजें जो पहले देश में चलती थी, कुछ मुकदमों को 500 तक के, जो 5000 तक के जुर्माने के मुकदमा करके ग्राम न्यायालयों में उनका फैसला हो जाता था, 6 महीने तक की सजा ग्राम न्यायालयों में निस्तारण होता है, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए, न्यायाधीशों व जनसंख्या का अनुपात हमारे देश में चिंता है। अन्य देशों में प्रति मिलियन लोगों के अनुपात में 50 से 70 तक न्यायाधीश होते हैं, हमारे भारत में प्रति मिलियन लोगों के अनुपात में 20 न्यायाधीश होते हैं। दूसरा, नियुक्ति में जो देरी होती है, नियुक्ति में देरी जैसे ही पोस्ट खाली हुई, चाहे वो हाईकोर्ट की हो, चाहे सबऑर्डिनेट जुडिशरी की हो, चाहे वो अपेक्स कोर्ट की हो, सबसे पहले जो तमाम जो पैरामीटर्स है कि कौन किस क्राइटेरिया को सूट करता है, उसकी सुटेबिलिटी क्या है, एक जगह से जाएगा कहीं दूसरा नाम तो नहीं रुकेगा, ये जो क्राइटेरिया है वो जब तक खत्म नहीं होगी और तुरंत पोस्ट नहीं भरी जाएंगी तब तक ये पेंडेंसी रहेगी। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी अभी आई है, उस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज जितना हो सके वो यूज करके कुछ ऐसे केसेस में जो एडजमेंट ही एक नहीं है कि एडजमेंट की वजह से ही केसेस बढ़ रहे हैं, जो अभी क्राइटेरिया है, जो अभी टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक अगर मैटर्स को जल्दी से जल्दी डिसाइड करना शुरू करवा दें, खास तौर से ऐसे मैटर्स जिसमें एक दिन में आर्ग्यूमेंट हो सकती है, रिटर्न आर्ग्यूमेंट देके काम चल सकता है, या जजेस अपने विजडम से डिसाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं मुस्तफा साहब की एक बात से बहुत अग्री करूंगा कि 10 दिन के अंदर किसी मैटर की इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर देने में आप जस्टिस नहीं करेंगे। वहां जो आपकी अकाउंटेबिलिटी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में है, वहां जो आपकी अकाउंटेबिलिटी आम जनता को सही, फ्री, फेयर, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करके अदालत के सामने चार्जशीट फाइल करें, वो पूरा नहीं होता है। छत्तीसगढ़ वगैरह में ऐसे क्राइटेरिया बने हुए हैं कि पॉक्सो के मुकदमे आए या महिलाओं के अगेंस्ट मुकदमे 24 घंटे के अंदर कई केसेस में तो चार्जशीट फाइल कर दिया, पुलिस वाले भी अपना पीछा छुड़ाते, जो होना है होता रहे, हम कहां से अकाउंटेबल होते रहेंगे। तो ये त्वरित न्याय हुआ जो ना, ये त्वरित न्याय जो कंगारू कोर्ट्स की भूमिका, उस पे त्वरित न्याय नहीं हो पाएगा। सर अश्विनी जी, त्वरित न्याय जो वैसे बहुत सही मुस्तफा जी ने कहा कि जो हरीड है वो बरी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही बात है। इसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा कि आप 48 घंटे के अंदर चार्जशीट फाइल करिए और फैसला सुनवाइए। मेरा सवाल ये है, जो मूल प्रश्न यहाँ पे जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इस कमियों को मानते हुए भी, कि अगर मेरा फैसला देने का या मेरा फैसला करवाने का इंटेंट ही नहीं है, तब कैसे होगा? आज हम कह रहे हैं कि 6 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। क्या 15 साल पहले भी 6 करोड़ केस थे? क्या उससे 15 साल पहले भी इतने ही केस थे? क्या हमने जानबूझ के फाइलों को पाइलअप किया है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पे फैसले हो सकते थे लेकिन नहीं दिए गए। अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं हो पाई, आप लोग कोर्ट में रहते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा इंटेंट है, हमको जल्दी केस करने हैं, तो जल्दी का मतलब ये नहीं कि बिना जांच के ही फैसला सुनाना है, जांच के साथ सुनाना है। और ये क्यों नहीं हो सकता कि अगर 2 लोग के बीच में जिरह हो रही, केस हो रही है, तो जज साहब ये कह सकते हैं ना कि भाई साहब आप अगले हफ्ते आइएगा, मैं फैसला सुनाऊंगा, जो भी आर्गूमेंट रखने रख लीजिए आप। ये क्यों नहीं हो सकता? मैं लीगल स्टूडेंट हूं, मैं जानना चाहता हूं, मेरे को पता नहीं है, हो सकता है आप लोग ज़्यादा जानकारी दें। मैं इसको सेकंड राउंड में आपसे पूछूंगा, इसका जवाब सोच के रखिएगा। अशोक बगड़िया जी, हम लोग तो लाइव स्ट्रीमिंग आज देख रहे थे, आप तो कोर्ट में जाके रोज देखते हैं, क्या है माजरा? ये क्यों इतनी पेंडेंसी बनी रहती है? फिर ये बात चीफ जस्टिस आपको क्यों कहनी पड़ी? थैंक यू नीरज। इनफैक्ट मेरे से पहले जस्टिस वर्मा, फैजान जी, विराग जी और अश्विनी जी ने मोटे मोटे सारे जो मुद्दे हैं पेंडेंसी को लेके, उन पे बहुत सही टिप्पणी की है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि एडजर्नमेंट्स की जो प्रैक्टिस है उसको कर्ब करना चाहिए। मुस्तफा साहब ने कहा कि जो जजेस है, द नंबर ऑफ जजेस हैव टू बी इंक्रीज्ड। विराग ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अश्विनी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो चीज हम लोग इस तरह के बहस में मिस आउट कर जाते हैं, वो ये है कि जब पेंडेंसी बढ़ रही है तो आपको ये कारण ढूंढना होगा, ये वजह ढूंढनी होगी कि पेंडेंसी अचानक जो इतने मुकदमे अदालतों में पेंडेंसी बढ़ रही है तो क्यों हो रही है। तो हमने एक ट्रेंड देखा है कि हमारे यहाँ
मानते हैं कि द रेट ऑफ डिस्पोजल बहुत पुअर है, लेकिन जो फ्रेश मुकदमे जो फाइल हो रहे हैं वो भी पेंडेंसी को बढ़ावा देते हैं। जो पेंडेंसी के जो केसेस पेंडिंग होते हैं उनके नंबर्स ऊपर बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये जो फाइलिंग सिस्टम के समय जो नए मुकदमे फाइल होते हैं उस स्टेज पे कुछ फिल्टर या कोई रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एज इंडियंस हम लोगों को लिटिगेशन में बहुत मजा आता है। हमको ये मजा आता है कि हमने उसको फंसा दिया, उसने हमको फंसा दिया, चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो। हम लोग मोटे तौर पे इंडियंस जो हैं हमको लिटिगेशन में बहुत मजा आता है। तो सबसे पहले जब फ्रेश केसेस फाइल होते हैं वहां पे इसको रेगुलेट करने की जरूरत है कि ये क्या इस तरह के मुकदमे फाइल होना जरूरी है या नहीं। द सेकेंड थिंग इज कि जो हर डिस्प्यूट, इस चीज पे भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या हर डिस्प्यूट को कोर्ट आना जरूरी है, क्यों नहीं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स को हम क्यों नहीं देखते हैं, क्यों सारे डिवोर्स केसेस, ट्रांसफर केसेस ऑफ डिवोर्स, क्यों ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इसको कर्ब क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों पार्टीज को प्री लिटिगेशन काउंसलिंग क्यों ना दी जाए कि भाई देखो अगर आप लिटिगेशन में जाएंगे तो आपका डिवोर्स केस में करीब 10 साल लग जाएंगे। इफ यू गो थ्रू अ नॉर्मल कोर्स, ट्रायल कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, 10 साल जाओगे। आपको काउंसलिंग देना जरूरी है कि देखो यू लूज 10 years ऑफ योर प्रेशियस लाइफ, यू लूज मनी, you don't gain anything out of it. Only the real beneficiaries out of any dispute is an advocate, is a lawyer who gains to earn money out of it. तो हमको ये जरूरी है कि प्री लिटिगेशन काउंसलिंग जरूरी है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स ढूंढना जरूरी है, और तीसरा चीज कि लिटिगेशन से पहले जो फ्रेश लिटिगेशन आ रहा है उस स्टेज पे कोई फिल्टरेशन प्रोसेस या रेगुलेशन प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से ये जो पेंडेंसी की चीजें हैं, पेंडेंसी का मामला है, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो राइजिंग पेंडेंसी है, इनफैक्ट मैंने काफी जजेस और लॉयर्स को दोनों को बहुत करीब से देखा है, और ऐसा नहीं है कि दोनों बार एंड बेंच दोनों जब मुकदमे की सुनवाई होती है उस दिन जज भी पढ़ के आता है, वकील भी पढ़ के आता है, लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो उस मैटर को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। वो ज्यादातर ये इस तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट बार का होता है। बेंच का ये होता है कि बेंच का एटीट्यूड होता है कि इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जाए। दूसरी चीज, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। लेट्स टेक फॉर दिस एग्जांपल दिस ये हिजाब कंट्रोवर्सी जो कर्नाटका से सुप्रीम कोर्ट आई। अब आप देखिए ये मामला फाइल हो गया था मार्च में। इंटरेस्टिंगली इस तरह के जो मामले होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं वो यूजुअली सालों साल चलते हैं। बट सरप्राइजिंगली हमने क्या देखा, ठीक है मार्च में मैटर नहीं टेकअप किया गया, लेकिन अभी सितंबर में टेकअप किया गया, 11 दिन में सुनवाई कंप्लीट हो गई और खत्म, फैसला रिजर्व हो गया। और हम जानते हैं कि अक्टूबर 15 तारीख से पहले, क्योंकि जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले फैसला आ जाएगा। तो कई बार जजेस को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना जरूरी होता है, लॉयर्स को कहना होता है कि ओके आई एग्री कि आपका मुकदमा इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपके मुकदमे के लिए 3 या 4 दिन निकाल सकता हूं, आप इसके अंदर अपनी बहस कंप्लीट कर दीजिए। एंड ट्रस्ट मी नीरज, कोई भी मुकदमा इतना पेचीदा नहीं है 3 या 4 दिन में जिसकी सुनवाई कंप्लीट ना हो सके डेडिकेटेड तरीके से। अक्सर यूजुअली होता है कि जो साइटेशंस वकील साहब कोर्ट में देते हैं उनको पढ़ने लग जाते हैं, 2-2 घंटे देखते हैं कि हम वो जजमेंट्स पढ़ रहे हैं। भाई क्यों पढ़ रहे हैं? वो जज साहब को साइटेशन दे दीजिए, वो घर पे जाके या रिटन नोट्स दे दीजिए, वो पढ़ लेंगे और उसके हिसाब से जजमेंट दे देंगे। सो दिस प्रैक्टिस ऑल्सो नीड्स टू बी कर्ब्ड एंड द जजेस नीड टू टाइटन द स्क्रू समवेयर एंड फिगर आउट दैट लुक, I am not going to give you more than 3 or 4 days to argue this matter. You file your written submissions and it's over. सर मैंने तो यही पॉइंट रखा था कि जज साहब के पास ज़्यादा अधिकार हैं, वो तय कर सकते हैं, और जज साहब कह दें कि हमको इसको 3 दिन में सुनाना है, भाई आपको जो भी आर्गूमेंट रखने आप बताइए फटाफट। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप पढ़ के नहीं आए हैं, आज आप तैयार नहीं। मैं जस्टिस साहब आपके पास आता हूँ, मैं एक छोटा सवाल रखता हूँ उदाहरण के तौर पर। मैं किसी जानने वाले गाड़ी वाड़ी चोरी हो गई थी,
उसको अदालत में कई बार बुलाया गया, बयान नहीं दर्ज हो पा रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 महीने से उसका बयान ही नहीं दर्ज हो पाया। इवन उसको मुआवजा भी दिया जाता है कि अच्छा वो तुम इतनी दूर चल के आए तो ये टैक्सी किराया दिलवा दिया जाता है। इतने छोटे केस को भी लिंगर ऑन हो रहा है वो, जो कि एक केस खारिज हो जाना चाहिए उसमें। तो जस्टिस साहब ये बताइए, ये इतनी दरियादिली या क्या कोई बाहरी शक्तियां हैं जो आप लोगों के ऊपर दबाव बनाती हैं कि साहब केस टलता रहे, या बड़े बड़े वकील साहब प्रभाव बना के अपना कुछ कुछ करते हैं? जस्टिस साहब नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना भी गलत है। मैंने हमारे समझ से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे किसी वजह से भी कोई भी कारण, जैसे हमने आपको पहले भी बताए, तो उन सब चीज़ों के वजह से स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा, या कहीं अननेसेसरी छुट्टी हो गई, अननेसेसरी स्ट्राइक हो गई, वकील साहब ने एडजर्नमेंट मांग लिया, इन सब चीज़ों के वजह से हो सकता। लेकिन ये कहिए कि किसी के ऊपर, किसी जज के ऊपर किसी तरीके का दबाव पड़ता है, वो दैट टू माई अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट करेक्ट। सो देयरफॉर सच थिंग शुड नॉट बी सेड। और जहाँ तक सवाल, अभी और भी पैनलिस्ट ने कहा कि साहब जजेस की कमी है, रिक्रूट अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, डिले हो रहा है, वो ऑल दैट इज़ करेक्ट। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो केसेस लिस्टेड हैं, जो केसेस जज साहब के सामने हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि साहब किसी न किसी तरीके से एडजर्नमेंट हो जाए, किसी तरीके से बढ़ जाए। वो इन सर्कमस्टांसेस में होता है कि जो भी पार्टी किसी भी एडवांटेजेस पोजीशन में है, एडवांटेजेस पोजीशन मीनिंग देयर बाय दैट इफ सम पार्टी हैज़ अ इंटरिम ऑर्डर इन हिज और हर फेवर, तो वो ये चाहेगा कि थोड़ा दिन और चल जाए, थोड़ा दिन और प्रोलॉन्ग हो जाए। तो ये सब चीज़ें कर्व होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और कैसे कर्व करेंगे इसको? कमी, वो तो एक बात है, वो एक बात है। कर्व इस तरीके से करेंगे, डिसाइड करके करेंगे, मुकदमे फैसल करके किया जाएगा। हाँ। जब तक आप फैसल नहीं करेंगे तब तक कैसे कमी आएगी? अब जैसे बहुत से केसेस हैं पड़े हुए, फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं जिनमें मुआवजा देना है किसी को, जिसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कौन नेग्लिजेंट है, कौन नहीं नेग्लिजेंट है, ये बरस से पेंडिंग है। एक्सीडेंट में आदमी मर गया है, चोट खा गया है, इतना पैसा खर्च हो गया है, अब वो नहीं हो रहा है, तो एक लोक अदालत की गई। अब लोक अदालत में साहब ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज केसेस सेटल हो जाते हैं। दोनों पार्टीज को बुला करके ये कहा जाता है कि साहब चलिए इतना पैसा लोअर कोर्ट ने ग्रांट किया, ठीक है, ये इतना नहीं, इतना कर दीजिए, एंड पार्टीज एग्री टू इट, और मुकदमा फैसल हो गया। तो लोक अदालत में हज़ारों सैकड़ों मुकदमे डिसाइड होते हैं। फिर इसी तरीके से जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इंस्टेड ऑफ कंटेस्टिंग द केसेस बिफोर द कोर्ट्स, दे कैन बी रेफर्ड टू द मीडिएशन सेंटर। मीडिएशन के थ्रू आपस में सेटलमेंट होता है, और बहुत से केसेस हुए हैं हमारे यहाँ हाई कोर्ट में, जितने हज़ारों केसेस मीडिएशन के माध्यम से ही मतलब सेटल हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब एफर्ट बराबर जारी है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर स्पीडी ट्रायल एक्ट, तो वो भी होएगा, कर रहे हैं। लेकिन अब एकदम से ये कहिए कि साहब इतनी ज़बरदस्त पेंडेंसी जो आपने वेरियस कोर्ट्स में बताई है, ये बोले आने वाले 2, 4, 6, 8, 10 महीने में ख़त्म हो जाए, तो ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं होगा सर, हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हाँ, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। इस वजह मैंने लेकिन जैसा अब इसको एक्सपीडाइट करना पड़े, क्योंकि जैसा अभी किसी ने बताया कि केस फाइलिंग की जो रन रेट है वो केस पेंडेंसी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। रोज़ केस इतने फाइल होते हैं, उससे ज़्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी एक मोर्चे पे इसको एक्सपीडाइट करना ही पड़ेगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा भारी राज्य है, वहीं 10.5 लाख केस फंसे हुए हैं हाई कोर्ट में। तो अब ये अगर आप जल्दी नहीं करें, जल्दी से मतलब कि ऐसा नहीं कि कल ही जाके सबको निपटा दें, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीडाइट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर वो रन रेट बढ़ता रहेगा, रोज नए 10 केस फाइल हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी चेक लगाने की जरूरत है। सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, कुछ सेकंड्स का, लौट के आते हैं। तो विराग जी, अश्विनी जी और मुस्तफा साहब आपके पास फिर से एक सवाल लेके आएंगे
कि हल क्या है। बहुत सारी समस्याएं हमको अलग अलग कोने से पता, लेकिन कोई एक छोर तो पकड़ना पड़ेगा। स्वागत है एक बार फिर से आपका और आवाज़ अड्डा में। आज चर्चा इस बात पे हो रही है कि जो देश भर के तमाम कोर्ट्स के अंदर करोड़ों की संख्या में केस पेंडिंग हैं, उनको कैसे जल्दी निपटाया जाए, उनको एक्सपीडाइट कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं पे चर्चा की कि जजेस कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, केस को डिले कराया जाता है। ये सब तमाम समस्याओं पे हम लोगों ने बातचीत की है। अब थोड़ा इस पर समझने की कोशिश करें कि इतनी सारी समस्याओं के बीच में इसको सुलझाया कैसे जाए। डॉक्टर मुस्तफ़ा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपकी तरफ से क्या है इसको ठीक करने की? समस्याएं तो हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कस की, हर फ्रंट में एक प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन कौन सा वो सिरा है जिसको पकड़ें तो जल्दी मामला सुलझे? प्लीज आप जजेस के सिलसिले में या वकीलों के सिलसिले में वो बात नहीं कहिए जो डिस्कशन में नहीं आई। किसी भी पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा कि जजेस के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। प्लीज ऐसी बात मत कहिए। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत डिले है, और डिले इसलिए है क्योंकि आज जो केस फाइल हुआ आप उसको भी पेंडेंसी में ले लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप ये कर दें कि जो केस 5 साल से ज्यादा पेंडिंग है हम उनको मानेंगे कि वो डिले उनमें है, तो ये केसेस जो हैं आधे से कम रह जाएंगे। जो केस आज फाइल हुआ है अगर आप उसको भी ये 4.13 करोड़ में जोड़ देंगे तो फिर आपको यही लगेगा कि बहुत ज्यादा पेंडेंसी है। देखिए, पेंडेंसी का मसला है, मैंने कह दिया कि पेंडेंसी के मसले में जजेस की संख्या कम है। आप जरा देखें हाई कोर्ट में एक एक जज के सामने एक एक दिन में 120 130 केसेस लिस्टेड होते हैं। उनके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। अब अगर हमें इस समस्या का हल करना है, चंद साल पहले इसमें एक सजेशन आया था कि जो केसेस की लिस्टिंग है वो साइंटिफिक नहीं है, उसके लिए हमें कोर्ट मैनेजर्स अपॉइंट करने चाहिए, क्योंकि केस डॉकेट का मैनेजमेंट जो है वो हमारे यहाँ उतना प्रोफेशनल नहीं है। उसके नतीजे में कुछ कोर्ट मैनेजर्स अपॉइंट हुए, लेकिन हाई कोर्ट्स की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो रजिस्ट्री थी उन्होंने उनको सही से काम नहीं करने दिया। मैं समझता हूं कि प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स की जरूरत है जो केस डॉकेट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। इसी तरह ये भी बात कह देना कि साहब किसी भी तरीके से बस केस सुना जाए, आज ना सुना जाए लेकिन जल्दी सुन लिया जाए। अरे आपके लॉ में तो ऑलरेडी प्रावधान है कि कितने दिन में आपको चार्जशीट फाइल करनी है। अगर वो ऑर्डिनरी केस है तो इतने दिन में, और अगर वो सीरियस क्राइम है तो इतने दिनों में। आप उस लॉ को फॉलो करें। बड़े बड़े मसले में जिनमें बड़े बड़े सिविल लिबर्टियंस को हम सालों से जेल में रखे हुए हैं, हम उनमें चार्जशीट्स नहीं कर रहे हैं, ट्रायल उनमें नहीं बढ़ रहा है। बड़े बड़े टेरर केसेस में इवेंचुअली एक्विटल हो जा रहा है क्योंकि हमारा एविडेंस का कलेक्शन पुअर है। हम साइंटिफिक तरीके से आज भी एविडेंस कलेक्ट नहीं करते। पूरे डिस्कशन में ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ केस में बहस होती है। सिर्फ बहस नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, क्रॉस एग्जामिनेशन है विटनेसेस का, एग्जामिनेशन इन चीफ है, री एग्जामिनेशन है। तो सिर्फ कोई जादू की छड़ी से केसेस जल्दी हल कर दिए जाएं, अगर ऐसा होगा तो जैसे मैंने कहा कि वो न्याय की मौत होगी। जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जस्टिस डिले हो बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर डिले होगा तो वो जस्टिस डिनाइड होगा। बीच का कोई रास्ता होना चाहिए। जजेस की तादाद बढ़े, कोर्ट मैनेजर्स अपॉइंट हों, एडजर्नमेंट की पॉलिसी में ऑलरेडी पॉलिसी है कि जब तक बहुत खास कोई वजह ना हो एडजर्नमेंट ना दिए जाएं। लेकिन ये बिल्कुल बात नहीं है कि कोई जजेस किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से केस को नहीं सुनना चाहते या डिले करते हैं। ये मैं समझता हूं कि ये सही चीज नहीं। विराग सर, सॉल्यूशन क्या है, कैसे सुलझेगा मामला? देखिए, अभी मुस्तफ़ा साहब ने जो प्रोफेशनलिज्म की बात की, अश्विनी भाई ने जो टेक्नोलॉजी की बात की, और जो अशोक जी ने जो केसेस की बढ़ती संख्या में शुरुआत में लगाम लगाने की बात की, ये बहुत तीनों जरूरी मुद्दे हैं। पर मैं आपको प्रैक्टिकली 5-6 छोटी छोटी बातें बताता हूँ जिनसे शायद केसेस के जल्द डिस्पोजल में मदद मिलेगी।
पहला, सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी और ट्रायल कोर्ट की पेंडेंसी को एक तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। आपने बोला 3 करोड़ क्रिमिनल मुकदमे हैं, ये मुकदमे नागरिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं और इनमें से अधिकतर मुकदमे वो हैं जो, जिसको अशोक जी ने शब्द इस्तेमाल किया, फसौवल वाले, जिनमें कि हम मुकदमा प्रधान समाज हो गए हैं। और यहाँ पर जज की, मजिस्ट्रेट की भूमिका आती है कि वो चीज़ों को कैसे करें। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी पर 6-6 महीने सुनवाई नहीं होती, तो जब एक दिन में आप 130 मुकदमे लगा करके और 125 मुकदमों में डेट दे रहे हैं, उसकी बजाय 25 मुकदमों को लगाकर उनका फैसला किया जाए ना। अगर आप इफेक्टिवली किसी मुकदमे में 2 घंटे का समय देते हैं और उस 2 घंटे को समय को आप 6 साल तक कई हियरिंग लगाते हैं, तो 2 घंटे को समय को 1 हफ्ते 1 महीने के भीतर भी तो किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई एसएलपी में शुरुआत में नोटिस जारी होती है, जब फाइनल डिस्पोजल के समय 15 मिनट में मैटर डिस्पोज हो जाता है, तो 6 साल तक इंतजार क्यों कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो जज साहब वर्मा जी ने बात बोली कि जिसके फेवर में इंटरिम ऑर्डर आ गया, जिसको जमानत मिल गया, तो उसके बाद फिर सामने वाला पक्ष जो कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठा करके मुकदमों को लंबा खींचता है, इसके लिए हमको मुकदमों की सीआरपीसी में, सीपीसी में, और जो हमारे जो मुकदमों की प्रक्रिया, आज जज और वकील कैमरे से बात कर सकते हैं, लेकिन कैदी को हर बार आना जरूरी है, पुलिस अधिकारी को हर बार आना जरूरी है, डॉक्टर को हर बार आना जरूरी है। तो हम मनमर्जी से नियमों को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, लेकिन मुकदमों के जल्द डिस्पोजल के लिए अपने जो विशेषाधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मुकदमा फाइल होने के साथ आंख मूंद करके नोटिस जारी करने की प्रवृत्ति ने केस में बहुत देश में पेंडेंसी बढ़ाई है। नोटिस इशू करने से पहले मजिस्ट्रेट को, जजों को देखना जरूरी है कि नोटिस इशू करने के बाद पूरा मुकदमा प्रोसेस में जाएगा तो नोटिस इशू करने की जरूरत है या नहीं है, या उसको, यहाँ पर बात आती है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, वहाँ पर जस्टिस को हरी करने की जरूरत है, न कि पॉक्सो वाले मामलों में और रेप वाले मामलों में 1 हफ्ते में फांसी की सजा में लटकाना वो अन्याय है। लेकिन बेकार की मुकदमेबाजी को शुरुआती दौर पर खत्म कर देना, यह सही न्याय है। दुबे जी, आपके हिसाब से? देखिए, मैं बिल्कुल विराग भाई की बात को और आगे बढ़ाते हुए यूज, मिसयूज और अब्यूज, जो तीनों ये पार्ट्स है, उसमें से यूज ज्यादा और कई बार मिसयूज और अब्यूज, यूज कम और मिसयूज और अब्यूज ज्यादा हो रहा है। क्यों? अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के। अब जब रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन पर इंस्टीट्यूटेड जो मुकदमे, जो खासतौर से किसी को फंसाने के लिए, चाहे पुलिस की तरफ से, इंडिविजुअल तरफ से, पुलिस की कंप्लेंट फाइल करके, पुलिस वालों से बात करके, या किसी और तरीके से अदालत में मुकदमा डाल के आपने मुकदमे की वो संख्या बढ़ा दी, तो उसमें जो ट्रायल का लेंथी प्रोसीजर है कि आज इंस्टीट्यूट हुआ तो साहब ये फाइनली जब तक कि एविडेंस नहीं हो जाएगा और अदालत बहस नहीं सुन लेगी, डिक्री रिजेक्ट करेगी या पास करेगी, तब तक डिसाइड नहीं। कोर्ट्स को ये अधिकार दीजिए कि बीच में ही अगर लगता है कि ये रॉन्गफुल मेलिशियस केस है तो उसको वो डिसाइड करें। दूसरा, स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फिक्स हो कि किसी केस में रॉन्गफुल किसी को फंसाया है तो वो ऑफिसर्स उसके लायबल होंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, आज भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर समान तरह के प्रकृति के कानून है, उसको आइडेंटिफाई करके उन कानूनों को हटाने की जरूरत। होता क्या है देश में कि एक नया कानून बनता है तो उसके द्वारा न्यायपालिका पर कितना बोझ डाला जाता है उसको एसेस नहीं करते हैं, और उस मूल्यांकन नहीं होने की वजह से उस जो कानून बनता है उसके मुकदमे शुरू हो जाते हैं। नियुक्ति प्रणाली को व्यवस्थित करना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा विराग भाई ने कहा कि टेक्नोलॉजी को, भाई आप वकील साहब लोग भले नहीं आए, पता चल रहा है कि कैदी को आना जरूरी है। और विवाद समाधान, जिसकी जस्टिस वर्मा ने बात कही कि न्यायिक प्रणाली पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कम समय सीमा के अंदर विवादों का निपटारा महत्वपूर्ण हो, और कैसे हो न्यायालय से बाहर समझौता करके, कैसे हो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा दे करके, मध्यस्थता सुलह अधिनियम में कुछ और संशोधन करके और लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके, लोगों को अपॉइंट करके, खासतौर से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं या अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, कि आप इस मामले को बाहर सेटल करिए। मैं समझता हूं कि अगर एक सही तरीके से प्रयास होगा तो ये खत्म होगा, पेंडेंसी भी खत्म होगी और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होगी, और साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था सफल होगी तो लोगों को न्याय मिलेगा। मैं 1 और 30 सेकेंड, ऐसे केसेस भी वाजपेयी साहब इस देश में, विष्णु तिवारी को एक एट्रोसिटीज में, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट 20 साल बाद वो आदमी बरी हुआ, बाद में है कि तो केस ही गलत इंस्टीट्यूट हुआ था।
रेप का और SC/ST एक्ट में 20 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड किया, तो वो आदमी, उसका फादर मर गया, मदर मर गई, भाई मर गया, जमीन लूट ली गई, तो ऐसे केसेस में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वहां तो जस्टिस किसी ने उसको नहीं दिया। आपने देखा होगा विश्वविद्यालय का मामला कितना है, ये भी जी अश्विनी जी, ये संतुलन तो ठीक है, लेकिन जस्टिस डिनाइड जो है वो डिले की वजह से ज़्यादा हो रहा है। ये जब ये कहा जाता है कि जल्दी फैसला, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आधी अधूरी जांच कर दिया जाए, गलत चार्जशीट फाइल कर दी जाए, जल्दी निपटाना इसलिए कुछ भी, ये इनहेरेंट नहीं है इस सेंटेंस के अंदर। जल्दी का मतलब ये है कि आप एफिशिएंटली एक्सपीडाइट करिए उस काम को। अशोक जी, आपके हिसाब से, आप तो जो कि ऑब्जर्वर हैं, आप अदालत में बैठ के देखते हैं सब कुछ, आप बताइए कैसे सुलझेगा ये? देखिए नीरज जी, जहां तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स का सवाल है, तीनों की अलग अलग और अजीब अजीब समस्याएं हैं। तो इनके लिए अगर हम एक सोल्यूशन ढूंढेंगे इन तीनों अदालतों के लिए, तो वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं चलेगा। आपको लोअर कोर्ट के लिए अलग सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, हाई कोर्ट के लिए अलग, और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। पहली चीज ये कि आपको यू हैव टू गिव अप दिस टेंडेंसी ऑफ लुकिंग फॉर अ सिंगुलर सोल्यूशन टू फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। दिस हैज टू बी गिवन अप। ये नहीं हो सकता है। दूसरी चीज जो अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में सबसे बड़ा लिटिगेंट हमारे देश में कौन है। या तो वो लिटिगेंट है भारत सरकार या राज्य सरकारें, और किस तरह के मुकदमे करती हैं। अगर आप देखेंगे मुकदमे 20-20 हजार, 25-25 हजार, इवन 15 रुपए, 2 रुपए के लिए मुकदमे, मामले सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। क्यों भाई? वो 20,000 रुपए का डिस्प्यूट है, कोई पेंशन डिस्प्यूट है, कोई रेगुलराइजेशन डिस्प्यूट है, जिसका इकोनॉमिक बर्डन और या कॉस्ट है वो 20 या 25 हजार रुपए है। लेकिन बाय द टाइम इट कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट, इट हैज ऑलरेडी एस्केलेटेड टू 3 और 4 लाख रुपीज, और उसके अलावा जो टाइम हम वेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू अलग है, वो उसकी वैल्यू अलग है, और वो पेंडेंसी को इंक्रीज करे जाता है। तो देयर हैज टू बी, द गवर्नमेंट हैज टू बी टोल्ड वेरी क्लियरली कि प्लीज जो आपकी ये जो टेंडेंसी है ना, जो मतलब एक हर चीज में मुकदमा कर देना, हर चीज में मुकदमा करना कि ठीक है हम यहाँ पे हार गए तो हाई कोर्ट तो हम जाएंगे ही, हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में। भाई देयर हैज टू बी एन एंड समवेयर, and that decision has to be taken boldly by the bureaucrats and the executive themselves to reduce the pendency. हर चीज के लिए आप वकीलों को और जजों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें सरकारों की भी भूमिका है। That बिल्कुल has to be rectified. तो कई बार तो ऐसा होता होगा कि मतलब जितने मूल्य का मुकदमा उससे ज्यादा वकीलों की फीस देते होंगे लोग सुप्रीम कोर्ट में। केस पहुंचने के बाद 25,000 का मामला तो पता नहीं कितने लाखों की फीस देंगे। लेकिन बात आप लोगों की सही है, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामला है। इसमें एक पक्ष नहीं है, बहुत सारे पक्ष हैं, और सबको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब किस वजह से है ये एक अलग इशू है, वो अलग अलग तरह के इशू है, लेकिन सत्य ये है कि 4 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है, और जितना डिले हो रहा है उतना न्याय नहीं मिल रहा उनको। 10-10 साल तक अगर केस पड़े हुए हैं, 20-20 साल तक केस पड़े हुए, तो उनको निपटारा करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके लिए आज इस चर्चा को हमने किया इसलिए, जो कि जज साहब ने, CJI साहब ने ये बात रखी है, तो इस पे बातचीत करना बनता था कि किस किस तरीके की समस्याएं हैं और कैसे कैसे इनको सुलझाना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पैनल में जज साहब भी थे, प्रोफेसर साहब भी थे और वकील बाबू भी थे। उम्मीद करते हैं कि शायद अब ये बात आगे बढ़ेगी और एक रिफॉर्म की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिससे कि न्याय प्रक्रिया एक्सपीडाइट हो, जल्दी हो। जब मैं जल्दी कर रहा हूँ तो इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं कि आप जल्दबाजी में गलत फैसले देंगे, लेकिन चीज़ें थोड़ी जल्दी होंगी तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का धन्यवाद।